हेलो साथियों, आज हम आपको संविधान में पढ़ाएंगे संविधान की प्रकृति क्या होती है, क्या भारतीय संविधान संघात्मक है, संघीय सिद्धांत क्या होते हैं, संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। साथियों, हमने YouTube चैनल में प्ले लिस्ट बना रखी है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। प्ले लिस्ट को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको हर सब्जेक्ट वाइज वीडियो वहां मिल जाएंगे। जैसे भारतीय न्याय संहिता के अलग हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अलग हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अलग हैं और जो जजमेंट आए हैं वो भी अलग हैं। सब हमने अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखे हैं। जमानती अपराध कौन से हैं, अजमानती अपराध कौन से हैं, संज्ञेय अपराध कौन से हैं, असंज्ञेय अपराध कौन से, सब हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो साथियों, प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे आप सर्च करेंगे तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन प्ले लिस्ट में आप जाकर के जो भी सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, या फिर कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बनाएंगे और सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को दो भागों में बांटा है। संविधान निर्माताओं ने मुख्यतः संविधान को दो वर्गों में बांटा हुआ है। एकात्मक संविधान क्या होता है और संघात्मक संविधान क्या होता है, दो प्रकार से बांटा हुआ है। संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान दोनों हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं एकात्मक संविधान क्या होता है। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान क्या होता है? एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं। मतलब सारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? एक ही सरकार में जब निहित होती हैं तो वह एकात्मक संविधान कहलाता है। एकात्मक संविधान क्या कहलाता है? जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं तो वह एकात्मक संविधान कहलाता है। जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है, क्या होती है? केंद्रीय सरकार होती है, केंद्रीय सरकार में निहित होती है। प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। जो प्रांत हैं, जो राज्य हैं, उनको केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। साथियों, संघात्मक संविधान का मतलब क्या होता है? संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें शक्तियां हैं, जो संविधान में शक्तियां दी गई, पावर दिए गए हैं, वह केंद्र एवं राज्यों में विभाजित रहते हैं। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से क्या करती हैं? कार्य करती हैं। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियां दोनों में डिस्ट्रीब्यूट बटी हुई हैं और राज्य सरकार स्वतंत्र है डिसीजन लेने के लिए और केंद्र सरकार भी कुछ मामलों में स्वतंत्र है। तो जहां पर केंद्र और राज्य दोनों ही स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हो, दोनों में ही शक्तियों का बंटवारा हो, तो ऐसे संविधान को संघात्मक संविधान कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में काफी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान कैसा है? संघात्मक संविधान है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि मेरे इस विचार से सभी सहमत हैं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्तियां प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्ति सी हो जाती है, फिर भी वह संघात्मक संविधान है। इसमें संविधान निर्माताओं का एकमत स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, किंतु कुछ संविधान वेताओं को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है, जिनमें से प्रमुख हैं प्रोफेसर हेयर, प्रोफेसर जेनिंग्स। कोई भी संविधान संघात्मक है या नहीं, इसके लिए हमें यह जानना चाहिए कि उसके आवश्यक तत्व क्या हैं। भाई, कोई भी संविधान संघात्मक है, उसके लिए जरूरी है उस संविधान के, उस देश के तत्व कौन कौन से हैं, क्या जानना आवश्यक है। तत्व कौन कौन से हैं? जिस संविधान में उक्त तत्व पाए जाते हैं उसे संघात्मक संविधान कहा जाता है। जो हम आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो पाए जाते हैं, वो संघात्मक संविधान की श्रेणी में आते हैं।
तो साथियों, संघीय सिद्धांत क्या कहलाता है ये भी हम आपको बताएंगे। संघीय सिद्धांत का मतलब क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। संघीय सिद्धांत के संबंध में प्रोफेसर हेयर के अनुसार संघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन होता है। संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो शक्तियां हैं उनका विभाजन होता है। यह विभाजन ऐसी रीति से किया जाता है, जो विभाजन है इस प्रकार से किया जाता है जिससे प्रत्येक अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हो। और जो विभाजन होता है वो इस प्रकार से होता है कि पूर्णतः दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो और अपने अपने हिसाब से कार्य कर सकें, और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोगी भी हो। देखिए, कार्य शक्तियां दी गई हैं, अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलें, एक दूसरे के विपरीत चलें। दोनों ही कोई योजना आ रही है तो दोनों ही मिलकर करें, या दोनों ही सहयोग के हिसाब से कार्य करें। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनका जो क्रियान्वयन है, उनका जो लागू होना है, उनका जो समाज में लोगों को जागरूक करना, बताना उन योजनाओं का, तो दोनों योजनाएं सहयोग की दिशा से लागू की जानी चाहिए। मतलब यह हुआ कि एक दूसरे के सहयोगी हो, ना कि एक दूसरे के अधीन हो। क्या हो? अधीन हो। अमेरिका के संविधान को सर्वसम्मति से एक संघात्मक संविधान माना जाता है। जो अमेरिका का संविधान है उसको सर्वसम्मति से संघात्मक संविधान माना जाता है। यह संघीय और प्रांतीय दोनों सरकारों की स्थापना करता है। जो अमेरिका का संविधान है वो संघीय और प्रांतीय दोनों सरकारों की स्थापना करता है। इसमें दोनों सरकारों की शक्तियों का विभाजन है, जो अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम है। अमेरिका के संविधान में दोनों ही सरकारों की शक्तियों का विभाजन है। कौन कौन सी? प्रांतीय और संघीय दोनों ही सरकारों की शक्तियों का विभाजन है, जो अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौमिक है, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस प्रकार संघीय सिद्धांत का सार क्या है यह भी हम आपको बता देते हैं। तो संघीय सिद्धांत का सार है कि स्वतंत्रता एवं समन्वयकारिता। स्वतंत्रता एवं समन्वयकारिता। प्रोफेसर कहते हैं कि संसार के विभिन्न संविधानों को स्वयं इस कसौटी पर जांचते हैं। संसार के जो विभिन्न संविधान हैं, जो प्रोफेसर हैं उनका कहना है कि संसार के विभिन्न संविधानों को स्वयं इस कसौटी पर जांचते हैं। वे कहते हैं कि क्या हमें संविधान के उन रूपों तक सीमित रहना चाहिए? प्रोफेसर हेवर कहते हैं कि क्या हमें संविधान के उन रूपों तक सीमित रहना चाहिए जिनमें संघीय सिद्धांत पूर्ण रूप से एवं बिना किसी अपवाद के लागू होते हैं? ऐसा कहना तर्क संगत नहीं होगा, ये प्रोफेसर हेवर कहते हैं। स्वयं अमेरिका के मूल संविधान में संघीय सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अपवाद निहित है। जो अमेरिका है, अमेरिका देश है, अमेरिका देश के जो मूल संविधान में संघीय सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अपवाद निहित है। वो अपवाद कौन सा है वो भी हम आपको बता देते हैं। सीनेट का गठन प्रांतीय विधानमंडल द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता था। जो सीनेट है, सीनेट का गठन प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता था। इस प्रकार संघ सरकार कुछ हद तक प्रांतीय सरकारों पर आश्रित थी। इस प्रकार संघ सरकार कुछ हद तक प्रांतीय सरकारों पर आश्रित थी। यह व्यवस्था सन 1913 तक बनी रही। अमेरिका में यह व्यवस्था सन 1913 तक बनी रही। इसके बावजूद 1787 से 1913 तक, यानी 1787 से 1913 तक अमेरिका का संविधान संघात्मक ही बना रहा, क्योंकि उसमें संघीय सिद्धांत की ही प्रधानता थी। क्या थी? संघीय सिद्धांत की ही प्रधानता थी। यही संघात्मक संविधान की मुख्य कसौटी है। हमें देखना चाहिए कि किसी संविधान में संघात्मक सिद्धांत प्रधान है या गौण है। हमें यह देखना चाहिए कि किसी संविधान में संघात्मक सिद्धांत प्रधान है कि गौण है। यदि किसी संविधान में संघात्मक सिद्धांत की प्रधानता है तो उसे संघात्मक संविधान कहा जाना चाहिए। अगर संघात्मक संविधान की प्रधानता है तो उसको क्या कहना चाहिए? संघात्मक संविधान कहना चाहिए। दूसरी ओर यदि किसी संविधान में ऐसे उपबंध विद्यमान हो जिनमें संघीय सिद्धांत गौण हो, जो मेन रूप से संघीय सिद्धांत नहीं है, उनको गौण माना गया है, तो वहां पर संघात्मक यानी संघीय संविधान नहीं रह जाता है। संघीय संविधान पदावली का उपयोग इसी अर्थ में सबसे अधिक तर्कसंगत जाना पड़ता है। जो संघीय संविधान है, संघीय संविधान पदावली का प्रयोग इसी अर्थ में सबसे अधिक तर्कसंगत जान पड़ता है।
संघीय सिद्धांत की कठोर परिभाषा देना आवश्यक है, किंतु उसके उपयोग में संकीर्णता बरतना आवश्यक नहीं है। जो संघीय संविधान है, इस संबंध में प्रोफेसर हीयर का कहना है कि कठोर परिभाषा देना आवश्यक है, परंतु संकीर्णता बरतना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार प्रोफेसर हीयर एवं स्वयं स्वीकार करते हैं, प्रोफेसर हीयर यह स्वयं स्वीकार करते हैं कि संघीय सिद्धांत के कुछ अपवाद हो सकते हैं, बशर्ते कि संविधान में संघीय सिद्धांतों की प्रधानता बनी रहे। क्या बनी रहे? संघीय सिद्धांतों की प्रधानता बनी रहे। अब हमने आपको क्या बताया? संघीय सिद्धांत बता दिया। अमेरिका का जो संविधान है वो संघात्मक संविधान है। अमेरिका के संविधान में संघीय और प्रांतीय दोनों सरकारों की स्थापना है और दोनों सरकारों की शक्तियों का विभाजन है, जो अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौमिक है, अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। अब हम आपको बताएंगे संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व कौन से हैं। संघात्मक संविधान के 5 आवश्यक तत्व हैं। शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोपरिता, लिखित संविधान, संविधान की अपरिवर्तनशीलता और न्यायपालिका का प्राधिकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शक्तियों का विभाजन। जो संघात्मक संविधान है, कोई भी देश का संविधान संघात्मक है कि नहीं, यह उस देश के संविधान के तत्व बता देंगे। यानी जो संघात्मक संविधान के जो आवश्यक तत्व है वो बताते हैं। अगर इन तथ्यों के अंतर्गत उस देश का संविधान आता है तो वह संघात्मक संविधान माना जाएगा। तो पहला है शक्तियों का विभाजन। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक परम आवश्यक तत्व है। किसी भी देश में, मान लीजिए भारत है, भारत में राज्य है और केंद्र सरकार है, तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों में शक्तियों का विभाजन महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी किसी भी देश में, कोई भी देश है, अगर उस देश के राज्य और देश में जो केंद्र सरकार है उस देश की, उसमें जो शक्तियों का विभाजन है वह आवश्यक रूप से तत्व माना गया है। एक, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक परम आवश्यक तत्व है। यह विभाजन संविधान के द्वारा ही किया जाता है। यह जो विभाजन है यह अपने हिसाब से नहीं हो सकता है। जो संविधान में नियम है उस अनुसार, यानी संविधान द्वारा ही किया गया है। यानी कोई व्यक्ति अपने अनुसार नहीं कर सकता है, यानी संविधान के द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती हैं और दूसरे के अधिकारों एवं शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती हैं। यानी संविधान में ये प्रावधान रहते हैं कि दोनों ही सरकारें, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार, एक दूसरे की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती हैं, अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौमिक रहती हैं, यानी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं। इस प्रकार से संघवाद में राज्य की शक्तियों का अनेक सहयोगी संस्थाओं में विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण यानी फैलाव बहुत ज्यादा विस्तृत होता है। सरकार के सभी अंगों का स्रोत स्वयं संविधान होता है। सरकार के सभी अंगों का जो सोर्स है वह स्वयं संविधान होता है, और जो उसकी शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखता है। संविधान क्या करता है? केंद्र की जो शक्तियां उन पर नियंत्रण करता है। तो शक्तियों का विभाजन कैसा होता है? केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच होता है। ये संघात्मक संविधान का आवश्यक तत्व है। अब हम आपको बताएंगे दूसरा तत्व क्या है। संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व में दूसरा है संविधान की सर्वोपरिता। संविधान सरकार के सभी अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्रोत होता है। संविधान सरकार के सभी अंगों, कार्यपालिका हो, विधायिका हो और न्यायपालिका हो का स्रोत होता है। उनके स्वरूप, संगठन और शक्तियों से संबंधित सभी उपबंध संविधान में ही निहित होते हैं। यानी कि कार्यपालिका का स्वरूप कैसा होगा, उसका संगठन कैसा होगा, उसकी शक्तियां कैसी होंगी, विधायिका का स्वरूप कैसा होगा, उसका संगठन कैसा होगा, उसकी शक्तियां कैसी होंगी, न्यायपालिका का स्वरूप कैसा होगा, संगठन कैसा होगा, शक्तियां कैसी होंगी, ये सभी उपबंध संविधान में दिए गए हैं, निहित होते हैं। संविधान उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित करते हैं। संविधान क्या करता है? जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, इन सबकी अपनी अपनी सीमा है कार्य करने की। तो ये इसका निर्धारण कौन करता है? संविधान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। संविधान के द्वारा क्या किया जाता है? अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित की जाती है, जिनके भीतर यानी जिनके अंदर वे कार्य करते हैं।
सभी संस्थाएं संविधान के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करती हैं। जो संस्थाएं हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हैं, किसके नियंत्रण में कार्य करती हैं? संविधान के नियंत्रण में कार्य करती हैं। संघीय व्यवस्था में संविधान देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। जो संघीय व्यवस्था है, जिस देश में संघीय व्यवस्था लागू होती है, वहां पर संविधान को देश का सर्वोच्च विधि माना जाता है। यानी क्या माना जाता है? संविधान सबसे बड़ा कानून है उस देश का जहां पर संघात्मक व्यवस्था है। प्रोफेसर हेवर के अनुसार संघीय सरकार के लिए संविधान की सर्वोपरिता अति आवश्यक है और उसके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए संविधान का लिखित होना भी आवश्यक है। यानी कि उस देश की कानून व्यवस्था, उस देश में कार्य प्रणाली, उस देश में जो नियंत्रण है, कार्य प्रणाली किस प्रकार से किया जाएगा सुचारू रूप से संचालन के लिए संविधान का लिखित होना आवश्यक है और संविधान की सर्वोपरिता अति आवश्यक है, जिससे कि सुचारू रूप से कार्य हो। क्या हो? सुचारू रूप से कार्य हो। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान मंडलों की विधायी शक्ति का स्वरूप संविधान ही है। केंद्रीय एवं प्रांतीय, केंद्र और प्रांतों में जो विधान मंडलों की विधायी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का जो सोर्स है वो संविधान ही है। उनके द्वारा बनाई गई विधियां संविधान के अधीन होती हैं। जो भी विधियां बनाई जाती हैं वो संविधान के अधीन होती हैं, संविधान से बाहर नहीं जा सकती हैं। संविधान के उपबंधों के विरुद्ध होने पर न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकते हैं। अगर कोई भी विधि संविधान के विरुद्ध है तो न्यायालय के द्वारा उनको अवैध घोषित कर दिया जा सकता है, यानी कर सकते हैं। इसी प्रकार उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अपने सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही करना होता है। यानी जो निर्धारण किया गया है संविधान में, उस सीमा के अंदर ही करना है। क्या करना है? सीमा के अंदर ही करना है। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों को क्या जो शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर भीतर ही करना होता है। तो साथियों, ये दूसरा तत्व हो गया। अब हम आपको तीसरा तत्व बताने जा रहे हैं। संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व में तीसरा लिखित संविधान। लिखित संविधान, संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित संविधान होता है। जो संघात्मक संविधान है वो आवश्यक रूप से क्या होता है? लिखित होता है। संघ राज्य की स्थापना एक जटिल संविदा द्वारा स्थापित होती है, जिसमें संघ में शामिल होने वाली इकाइयां कुछ शर्तों पर ही संघ में शामिल होती हैं। कि संघ में कौन कौन सी इकाइयां शामिल होंगी और वो कुछ शर्तों के साथ ही शामिल होती हैं। और यह एक जटिल प्रक्रिया होती है, एक जटिल कॉन्टेक्ट होता है जो जिसमें कि इस प्रकार की शर्तें रहती हैं और उन शर्तों में के साथ शामिल होते हैं। संघ राज्य की स्थापना, संघ राज्य की स्थापना एक जटिल संविदा द्वारा स्थापित होती है। जो भी शर्तें हैं वो शर्तें लिखित में होती हैं। इन शर्तों का लिखित होना आवश्यक होता है, अन्यथा संविधान की सर्वोपरिता को अक्षुण्ण रखना असंभव होता है। यानी जो भी शर्तें होती हैं वो लिखित में होती हैं और फिर उन शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होता है। इसी प्रकार की व्यवस्था को समझौता एवं परंपरा पर आधारित करना निश्चित ही संदेह और मतभेद उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था को समझौता एवं परंपरा पर आधारित करना निश्चित ही क्या होगा? मतभेद उत्पन्न करेगा। संविधान के लिखित होने से केंद्रीय एवं प्रांतीय दोनों सरकारों को अपने अपने अधिकारों के बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञात रहता है और वे एक दूसरे पर विश्वास रखकर कार्य करते हैं। जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संविधान में दोनों को ही लिखित रूप में स्पष्ट रूप से अधिकार दिए गए हैं और दोनों ही उन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और एक दूसरे पर विश्वास रखकर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखित है, कोई मौखिक नहीं है। जो लिखा हुआ है उसको दोनों मानेंगे। यानी उस संविधान में जो लिखित अधिकार शक्तियां, उनके बाहर कोई भी नहीं जाएगा, ना ही एक दूसरे पर कोई अतिक्रमण करेगा। तो साथियों, ये लिखित संविधान हो गया। संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व में है चौथा, संविधान की अपरिवर्तनशीलता। संविधान की अपरिवर्तनशीलता बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। लिखित संविधान स्वभावतः अनम्य होता है। अनम्य मतलब अपरिवर्तनशील होता है। नम्य और अनम्य, नम्य मतलब होता है जो सॉफ्ट, अनम्य यानी कठोर। देश की सर्वोच्च विधि का अनम्य होना आवश्यक भी है।
संविधान की नम्यता और अनम्यता उसके संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। यानी कि जो लचीलापन और कठोरात्मक, ये दोनों जो चीजें हैं उसके संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करती हैं। जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है, देखिए साथियों, कठोर है लेकिन नम्य भी है। लचीला क्या, उसको कैसे लचीला बनाया जा सकता है? संशोधन करके, यानी कि संविधान में संशोधन हो सकता है, किया जा सकता है। तो जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है उसे अनम्य संविधान कहा जाता है, और जिसमें संशोधन सरलता से किया जा सके उसे नम्य संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नम्य संविधान कहा जाता है। किसी भी देश का संविधान एक स्थायी दस्तावेज होता है। जो देश होते हैं, किसी भी देश का संविधान उस देश का स्थायी दस्तावेज होता है। यह देश की सर्वोच्च विधि कहा जाता है। संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखने के लिए संशोधन की प्रक्रिया का गठन होना आवश्यक है। जो संविधान है, संविधान की सर्वोपरिता बनाए रखने के लिए उसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका कठिन होना आवश्यक है। अगर सरल होगा तो कोई भी अपने अनुसार बदल सकता है, लेकिन उसकी जो संशोधन की प्रक्रिया है उसका कठिन होना बहुत आवश्यक है। इसका यह अर्थ नहीं है कि संविधान अपरिवर्तनशील हो, वरन केवल यह है कि संविधान में वही परिवर्तन किए जा सकेंगे जो समय और परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो। फिर से समझिए साथियों, संविधान की अपरिवर्तनशीलता का मतलब यही हुआ कि संविधान अपरिवर्तनशील हो, केवल यह है कि संविधान में वही परिवर्तन किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा हर जगह परिवर्तन किए जा सकते हैं, वही परिवर्तन किए जा सकते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार आवश्यक हो। क्या हो? जो समय और परिस्थिति के अनुसार आवश्यक होते हैं तो वही संशोधन किए जा सकते हैं, वहीं पर परिवर्तन किए जा सकते हैं, अन्यथा वह अपरिवर्तनशील है। क्या है? अनम्य है, नम्य नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कठोर है। क्या है? कठोर है, उसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, संशोधन भी समय और परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होता है और उसके अनुसार किया जाता है। तो साथियों, संविधान की अपरिवर्तनशीलता हमने बता दी। अब हम आपको बताएंगे संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व में न्यायपालिका का प्राधिकार क्या है। संघीय संविधान में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन रहता है। संघीय संविधान में हमने आपको अभी बताया भी है कि दोनों में शक्तियों का विभाजन रहता है। यह विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा किया जाता है। जो संविधान है उसमें लिखित रूप से दिया गया है किसके क्या अधिकार है, किसकी क्या शक्तियां हैं। यह आवश्यक है कि इस शक्ति विभाजन को बनाए रखा जाए। अब जो ये जो विभाजन है यह भी आवश्यक है कि इसको बनाए रखा जाए, ताकि केंद्रीय एवं राज्य सरकारें एक दूसरे के अधिकार के क्षेत्र में अतिक्रमण ना कर सके। जो लिखित में संविधान है उसमें जो अधिकार और शक्तियां दी गई हैं और उन अधिकार और शक्तियों में जो विभाजन दिया गया है वो विभाजन बनाए रखा जा सके, ताकि दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण ना कर सकें। चूंकि सरकार की शक्तियों का विभाजन एक लिखित दस्तावेज द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार का विभाजन होता है वो लिखित दस्तावेज द्वारा किया जाता है। अतः यह संभव है कि विभिन्न सरकारें संविधान के उपबंधों की अपने अपने पक्ष में निर्वचन कर सकती हैं। यह भी संभव है कि अपने अपने क्षेत्रों में उस चीज को लागू कर सकती हैं। ऐसी दशा में उनका सही निर्वचन करने के लिए ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। जो इंटरप्रिटेशन किया जाना है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से किया जाए। इसके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? न्यायपालिका आवश्यक है। साथियों, जो शक्तियां दी गई हैं संविधान में लिखित दी गई हैं और उन शक्तियों का इंटरप्रिटेशन अपने क्षेत्र में सही तरीके से हो, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र तरीके से हो, यानी कि भेदभाव न किया जाए। समाज में रह रहे सभी धर्मों, जाति, समुदायों के लोगों को समान रूप से वो अधिकार और शक्तियां प्राप्त हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और उनका इंटरप्रिटेशन क्या हो? स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। तो इस स्थिति में, ऐसी दशा में उनका सही निर्वाचन करना आवश्यक होता है। तो संघीय संविधान में यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है। यह कार्य किसको सौंपा गया है? न्यायपालिका को सौंपा गया है कि वो नजर रखे कि किसी प्रकार किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, कोई किसी के साथ अतिक्रमण ना कर पाए, कोई किसी को दबा ना पाए, कोई किसी को अधीन अपने ना रखें। तो यह कार्य किसको सौंपा गया है? न्यायपालिका, और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। संविधान के उपबंधों के
इंटरप्रिटेशन के संबंध में अंतिम निर्णय देने का प्राधिकार न्यायालय को ही प्राप्त है। यानी अंतिम डिसीजन कौन देगा? जब विवाद की स्थिति बनेगी या कोई भी बात होती है तो वहां पर अंतिम निर्णय न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा और न्यायालय द्वारा जो अंतिम निर्णय दिया जाएगा वो मान्य होगा। क्या होगा? वो मान्य होगा। यह संस्था किसी भी सरकार के अधीन नहीं होती। जो न्यायपालिका है वह किसी भी सरकार के अधीन नहीं होती है। यह सरकार के तीसरे अंग के रूप में पूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था के रूप में रहकर अपने कार्यों का संपादन करती है। जो न्यायपालिका है वह तीसरे अंग के रूप में एक पूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था के रूप में रहकर अपने कार्यों का संपादन करती है, किसी के अधीन कार्य नहीं करती है। संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोपरिता को सुरक्षित रखने का कार्य, जो संघीय संविधान की जो व्यवस्था है उसमें जो सर्वोपरिता को सुरक्षित रखना है संविधान को, ये जो महान कार्य है ये न्यायपालिका के ऊपर ही रहता है। न्यायपालिका द्वारा किया गया संविधान का इंटरप्रिटेशन सभी प्राधिकारियों पर अबाध कर होता है। क्या होता है? अबाध कर होता है। संघात्मक संविधान के उपयुक्त वर्णित सभी आवश्यक तत्व भारतीय संविधान में विद्यमान है। जो हमने आपको ये तत्व बताए हैं संघात्मक संविधान के, ये सभी के सभी तत्व भारतीय संविधान में विद्यमान हैं। क्या है? भारतीय संविधान में विद्यमान है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है। यह दोहरी राज्य पद्धति की स्थापना करता है। भारत का जो संविधान है यह दोहरी राज्य पद्धति की स्थापना करता है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के रूप में। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। भारत में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का क्या है? विभाजन है। प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में सर्वोपरि है। प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में सर्वोपरि है और एक दूसरे की सहयोगी भी है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और देश की सर्वोच्च विधि भी है। संविधान के वे उपबंध जो संघीय व्यवस्था से संबंध रखते हैं उनमें राज्य सरकारों की सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। साथियों फिर से समझिए, संविधान के वे उपबंध जो संघीय व्यवस्था से संबंध रखते हैं उनमें राज्य सरकारों की सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संविधान की सर्वोपरिता संविधान के इंटरप्रिटेशन और उसकी संरक्षण के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इसमें क्या किया गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कार्य करे, इसके लिए न्यायपालिका की स्थापना की गई है जो तीसरे अंग के रूप में कार्य करती है। तो साथियों ये हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान संघात्मक है। क्या है? भारतीय संविधान कैसा है? संघात्मक है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम आपको संविधान के उद्देश्य के बारे में बताएंगे और हम डिटेल में बताएंगे इस संबंध में कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता क्या है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू साथियों।